इस वीडियो में हम न्यूक्लियस का पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं। अब जैसे कि हमने पढ़ा था कि जो न्यूक्लियस होता है, उसकी जो इंटरफ़ेस होती है, उसमें वो लूज़ इंडिस्टिंक्ट नेटवर्क ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर्स होते हैं। मतलब कि इंटरफ़ेस में वो क्रोमोसोम की फॉर्म में नहीं होता, बल्कि एक लूज़ इंडिस्टिंक्ट नेटवर्क ऑफ फाइबर्स की फॉर्म में होगा। लेकिन ड्यूरिंग डिफरेंट स्टेजेस ऑफ सेल, वो क्रोमोसोम की फॉर्म में आ जाता है। तो क्रोमोसोम की फॉर्म में वो आता क्यों है, इसका आंसर आपको सेल डिवीजन वाले चैप्टर में भी मिल जाएगा। लेकिन अभी हमारे लिए वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो अभी हम उसके स्ट्रक्चर के बारे में और पढ़ेंगे। तो जो क्रोमैटिन है, क्रोमैटिन में कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूडेड होती हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको याद भी होना चाहिए कि क्रोमैटिन कंटेन्स फर्स्ट, इट कंटेन्स द डीएनए, सेकंड सम बेसिक प्रोटीन्स। तो बेसिक प्रोटीन्स आर हिस्टोन्स। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हिस्टोन्स हमारे बेसिक होते हैं, ना कि एसिडिक। बेसिक प्रोटीन्स होते हैं। उसके बाद कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स भी होते हैं, मतलब कि हिस्टोन्स के अलावा भी कुछ प्रोटीन्स होते हैं, और आरएनए भी इसमें प्रेजेंट होता है। तो क्रोमैटिन के अंदर डीएनए होगा, हिस्टोन्स होंगे, नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स होंगे और आरएनए होगा। अब जो हमारा सिंगल ह्यूमन सेल है, उसके अंदर 2 मीटर लॉन्ग थ्रेड ऑफ डीएनए है। एग्जैक्टली +2 में हमें 2.2 मीटर्स दिया हुआ है, पर यहाँ पे हमें अप्रॉक्सीमेटली 2 मीटर्स लॉन्ग थ्रेड ऑफ डीएनए बताया गया है, जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड है 46 क्रोमोसोम्स के अंदर। तो जैसे हमें पता ही है कि हमारे 46 क्रोमोसोम्स हैं, तो हमारा जो 2 मीटर का डीएनए है वो इन्हीं 46 क्रोमोसोम्स के अंदर फैला हुआ है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि हिस्टोन्स में कौन कौन से अमीनो एसिड्स होते हैं। तो इसमें एक लाइसिन होगा और एक आर्जिनिन होगा। ये दोनों अमीनो एसिड्स बेसिक होते हैं, इसलिए हमारा हिस्टोन भी एक बेसिक प्रोटीन है। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद हमें क्रोमोसोम की कुछ कंस्ट्रक्शंस के बारे में बताया गया है, जैसे कि एवरी क्रोमोसोम हैज़ एसेंशियली, मतलब प्राइमरी कंस्ट्रक्शन तो हर एक क्रोमोसोम में हमें मिलेगी ही मिलेगी, जिसको हम सेंट्रोमियर कहते हैं। तो सेंट्रोसोम और सेंट्रोमियर में कई बार आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सेंट्रोसोम दो सेंट्रियोल वाली ऑर्गन है, और सेंट्रोमियर हमारे क्रोमोसोम की प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन है। तो सेंट्रोमियर जो कॉन्स्ट्रक्शन है, उसकी साइड्स पे हमें डिस्क शेप स्ट्रक्चर्स नोन एज काइनेटोकोर्स मिलेंगे। अब काइनेटोकोर्स का फंक्शन क्या है? जब हमारा सेल डिवाइड करता है, तो जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं वो हमारे काइनेटोकोर से अटैच होते हैं, जो कि हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। तो इसका फंक्शन आप सेल डिवीजन से रिलेट कर सकते हो। अब सेंट्रोमियर की पोजीशन को ध्यान में रखते हुए हम क्रोमोसोम को 4 टाइप्स में बांट सकते हैं। एक होगा मेटासेंट्रिक। मेटासेंट्रिक वो क्रोमोसोम होगा जिसका सेंट्रोमियर उसके मिडल में है। इसका मतलब ये हुआ कि जो क्रोमोसोम्स की हमारी 2 आर्म्स होती हैं, जैसे ये वाला पार्ट हुआ और ये वाला पार्ट हुआ क्रोमोसोम का, ये दोनों इक्वली बटेंगे, क्योंकि सेंट्रोमियर हमारा मिडल में है। तो आप इसे ऐसे कह सकते हो। उसके बाद सेकंड आता है सब मेटासेंट्रिक, जबकि क्रोमोसोम हैज़ अ सेंट्रोमियर नियर टू वन एंड, मतलब हमारा सेंट्रोमियर सेंटर के बजाय थोड़ा सेंटर से दूर होगा, रिजल्टिंग इन वन शॉर्टर एंड वन लॉन्गर आर्म। थर्ड हमारा आता है आर्कोसेंट्रिक, जब सेंट्रोमियर एक एंड से क्लोज टू इट्स एंड फॉर्म वन एक्सट्रीमली शॉर्ट एंड वन लॉन्ग आर्म। सब मेटासेंट्रिक में सेंटर से हमारा थोड़ी ही दूर था, लेकिन आर्कोसेंट्रिक में हमारा सेंटर से सेंट्रोमियर बहुत ज़्यादा दूर होगा, तो उसे हम आर्कोसेंट्रिक कहेंगे। अब लास्ट हमारा आ रहा है टीलोसेंट्रिक, जब हमारा सेंट्रोमियर बिल्कुल एक आर्म के टर्मिनल पे हो, तो हम उसे टीलोसेंट्रिक कहेंगे। अब हम इसके डायग्राम्स को एक बार देख लेते हैं। तो जैसे ये रहा हमारा क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम में हम देख सकते हो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम काइनेटोकोर कहते हैं। तो हमारा क्रोमोसोम में आप देख सकते हो 4 आर्म्स हैं, 1 2 3 4।
सो हमारे क्रोमोसोम में 4 आर्म्स हैं और 2 क्रोमैटिड्स हैं। जैसे एक क्रोमैटिड ये हुआ और ये एक क्रोमैटिड ये हुआ। तो ये बेसिक था कि हमारी आर्म्स 4 होती हैं क्रोमोसोम की और क्रोमैटिड्स 2 होते हैं। उसके बाद नीचे वाले डायग्राम्स, जैसे कि आप इसमें देख सकते हो, ये हमारा टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम बता रहा है, क्योंकि इसमें आप देख सकते हो सेंट्रोमियर बिल्कुल टर्मिनल में है। इस वाले में हमारा मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम बता रहा है, क्योंकि सेंट्रोमियर बिल्कुल मिडल में है। ये वाला हमारा सब मेटासेंट्रिक हुआ, क्योंकि सेंटर से सेंट्रोमियर थोड़ा सा दूर है। ये वाला हमारा आर्कोसेंट्रिक है, क्योंकि इसमें सेंटर से और भी ज़्यादा दूर है हमारा सेंट्रोमियर। और लास्ट वाला हमारा टीलोसेंट्रिक। तो सेंट्रोमियर के दूर होने से एक शॉर्ट आर्म आ गई और एक लॉन्ग आर्म आ गई। सेम इसी में भी एक शॉर्ट आर्म आ गई। अब यहाँ पे हमें एक सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, मतलब कि आप इसे एक और कंस्ट्रक्शन मान सकते हो सकती है, जिसके ऊपर सैटेलाइट्स प्रेजेंट होती हैं। तो इसके बारे में आपको इतना डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एनसीईआरटी में इसका कुछ दिया नहीं हुआ। तो हमारा अगला टॉपिक है, नहीं, समटाइम्स अ फ्यू क्रोमोसोम्स। हाँ, इसमें हमें सैटेलाइट के बारे में बताया गया कि फ्यू क्रोमोसोम्स, मतलब कि सैटेलाइट सारे क्रोमोसोम्स का फीचर नहीं है। हैव अ नॉन स्टेनिंग सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन। सेकेंडरी का मान सकते हो कि एक और कंस्ट्रक्शन मिल सकती है एट अ कांस्टेंट लोकेशन, जो हमें अपीयरेंस देती है एक स्मॉल फ्रेगमेंट का, जिसको हम सैटेलाइट कहते हैं। इसके ये हमने पिछले डायग्राम में भी देख लिया है। उसके बाद हम आते हैं माइक्रो बॉडीज़, मेनी मेम्ब्रेन बाउंड। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट माइक्रो बॉडीज़ का है कि ये मेम्ब्रेन बाउंड माइन्यूट वेसिकल्स होते हैं, मतलब कि ये मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं, known as microbodies that contains various enzyme। और सेकेंड इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये दोनों प्लांट्स और एनिमल्स में होते हैं, मतलब कि माइक्रोबॉडीज मेम्ब्रेन बाउंड माइन्यूट वेसिकल्स होंगे, जो कि दोनों प्लांट्स और एनिमल सेल्स में प्रेजेंट होंगे। तो इसी से ही हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है। नाउ अगला चैप्टर हम शुरू करेंगे सेल डिवीजन से।